हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी हेयर फॉल ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वो किस तरह का हेयर फॉल था? तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो उसको पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। And I am Dr. Suruchi Puri. I am a dermatologist and trichologist practicing for around 20 years now in Delhi. एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप रोज़ के 100 से 150 बाल रोज़ के आपके गिर रहे हैं तो यानी कि आप हेयर फॉल के शिकार हैं। तो हेयर फॉल किस प्रकार से हो सकता है? या तो आप जड़ से बाल लूज़ कर रहे हैं तो उसको हम हेयर शेडिंग बोलते हैं, या टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अगर आपका बाल बीच में से ब्रेक हो रहा है यानी टूट रहा है पर वो जड़ से नहीं निकल रहा, दैट इज़ हेयर ब्रेकेज। एंड जो तीसरा तरह का हेयर फॉल होता है विच इज़ हेयर थिनिंग, यानी बाल पतला और हल्का होता जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। सो ये 3 डिफरेंट टाइप की हेयर फॉल या हेयर लॉस हम एनकाउंटर करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, और क्लिनिकल एक्यूमेंट ही डिसाइड करेगा कि हम उस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करेंगे, हमारा ट्रीटिंग एक्सपीरियंस कितना है, हम कितने पेशेंट देखे हैं, हमारी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज उस सब्जेक्ट में कितनी है। दैट इज़ व्हाट डिटरमिन्स द रिजल्ट ऑफ अ हेयर लॉस ट्रीटमेंट। तो आइए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ हुई टीलोजन एफ्लूवियम यानी हेयर का झड़ना। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो स्ट्रेसफुल हो सकता है, और बहुत सारे कंडीशंस हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग। अगर आपने 3 महीने पहले बहुत क्रैश डाइटिंग की है, या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से आप गुजरे हैं, चाहे मेंटल स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, कोई सर्जरी हुई है, या अगर आपने कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार रहे कुछ टाइम के लिए, तो वो भी एक कारण हो सकता है। टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू, कोविड, ये सारी इलनेसेस ऐसी हैं जो सीवियर हेयर फॉल कॉज कर सकती हैं। तो ये 2 से 3 महीने बाद इसलिए मैनिफेस्ट होता है क्योंकि जो बाल आपका ग्रोथ फेज में यानी एनाजन फेज में था वो चला जाता है टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज में, और तीसरे महीने में वो झड़ जाता है, और वो झड़ने वाला फेज़ भी 2 से 3 महीने रह सकता है। और उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट इट एट द राइट टाइम, क्योंकि कई बार बॉडी की रीजनरेटिव कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि बाल उसको वापस ला सके बॉडी। तो हमें चाहे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के थ्रू, कुछ लोशंस और सीरम्स और कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू उसको रिकवर करना पड़ सकता है। कई बार वो स्पॉन्टेनियसली भी रिकवर हो जाता है विद अ गुड डाइट एंड गुड लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। तो ये इवैल्यूएशन करने पे हम ज़्यादा अच्छा रिकमेंड कर सकते हैं। किसी किसी केस में हमने ऐसा भी देखा है कि एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम यानी थोड़ा टाइम के लिए हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था, पर अभी ट्रीटमेंट ना करने से या उसका हमने केयर नहीं की तो बाल लगातार ही झड़ने वाले फेज में चला गया, उसको क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डॉक्टर से सही टाइम पे सलाह लें और सही ट्रीटमेंट कराएं। सेकंड जो हेयर लॉस हम डिस्कस कर रहे थे वो हेयर ब्रेकेज का, यानी बाल ज़्यादातर अगर बीच में से टूट रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कल्प्रिट इज़ द हीट और द केमिकल्स दैट वी आर यूजिंग इन अ रूटीन बेसिस, चाहे वो हार्श शैम्पूज हैं या आपने रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग, कुछ भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स किए हैं, प्रेसिंग किए हैं, ब्लो ड्रायर किए हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं एक्सट्रीम हेयर ब्रेकेज के। तो इसको बाल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उसको रिपेयर करना है, तो उसमें रिपेयर सीरम्स दिए जाते हैं। कई बार न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं बाल के लिए, और करेक्टिव शैम्पूज किस तरह से उसको, और कुछ कंडीशनर्स, ताकि वो हेयर का जो मॉइस्चर है, जो हेयर की इलास्टिसिटी है, और हेयर का जो पोर्स हैं और जो क्यूटिकल है वो वापस रिकवर मोड में आ जाए। देन दी थर्ड थिंग इज़ आपका थिनिंग। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आपका बाल पतला हो रहा है तो उसका 2 रीज़न होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। बाल पतला होने का कारण मेजरली इज़ जीन्स एंड हॉर्मोन्स। तो हार्मोन जो होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि लाइफस्टाइल, बदलते लाइफस्टाइल में बहुत हाई लेवल पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, लेट नाइट्स हैं,
और भागती दौड़ती ज़िंदगी की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग गया है, शायद बॉल्डनेस 40 के बाद आनी थी, वो 17 में ही मैनिफेस्ट होने लग गई है और वो तेज़ी से बढ़ भी रही है। फीमेल्स में पहले 15 साल 20 साल पहले इस लेवल की थिनिंग या गंजापन नहीं दिखता था जो आज दिखने लग गया है। 20 साल पहले इतने IVF सेंटर्स भी नहीं होते थे जो आज होने लग गए हैं। नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिलीवरीज होती थी। बहुत साल पहले तो 8-8 10-10 बच्चे भी होते थे लोगों के, और आज के महीने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड यू हैव टू take the help of IVF centers in a vast majority of patients. So ये बदलते हॉर्मोन्स ही हैं जो कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़, कहीं ना कहीं स्किन और हेयर इश्यूज़, कहीं ना कहीं मोटापे के साथ यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न, यानी ये हमें कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वी नीड टू वर्क अपॉन इट. We need to change our lifestyle, we need to change our food habits, and of course genetics we cannot change, but rest काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं। और हार्मोन से अगर हम 100% ना भी लड़ पाएँ तो हम टग ऑफ वॉर में अपने एफर्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हम बाल को जाने ना दें जब तक हम चाहें। तो वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस अटेम्प्ट बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग द हेयर फॉलिकल और वो बाल पतला और मिनिएचराइज होता जा रहा है। तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस बाल को बचाना है एंड वी कैन ऑलवेज डू इट इफ़ वी आर गिवन द राइट गाइडेंस. So if I hope this is informative and you have found this video useful, and please like the video. Thank you for watching.